मेरी शादी 5 लड़कों से हो गई, सभी हट्टे कट्टे और मैं दुबली पतली। इन सबको कैसे झेलती। जैसे ही सुहाग रात का टाइम आया, सभी पांचों बारी बारी से मेरे साथ सुहाग रात मनाने लगे। उसके बाद जो हुआ उससे तो मेरी रूह कांप जाती। दरअसल मैं एक ऐसे परिवार और समाज में पैदा हुई जहां घर के सभी भाइयों के सिर्फ एक ही दुल्हन होती थी। मेरी माँ भी मेरे पापा, ताऊ जी और चाचा जी सभी की पत्नी थी। मैं 10 साल की थी और मुझसे बड़े भाई मेरे 5 थे। घर में शादी का माहौल था क्योंकि मेरे पांचों भाइयों की शादी थी, भाभी सिर्फ एक। उस समय मुझे इस सब की खबर नहीं थी। मैं बिल्कुल अनजान थी कि ऐसी भी कोई प्रथा होती है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि घर में मेरी 5 भाभियां आएगी। लेकिन भैया की शादी के बाद जब दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था तो मेरे पांचों दूल्हे भाइयों के साथ केवल एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे, घर में बहू आ गई थी। मैं सिर्फ इसी सोच में थी कि मेरी आखिर 4 भाभियां कहाँ हैं। खैर मैं इस सब को भूल गई और नाचने में लग गई। कुछ दिन यूं ही गुजरने लगे। रोज देखते ही मेरी भाभी के पास सभी भाई जाते हैं। पढ़ाई लिखाई इस समय होती नहीं थी और अगर थोड़ी बहुत होती तो वह सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कियों को पढ़ाई करने नहीं दी जाती थी। कुछ दिन बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। उसके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनकी शादी में हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया। सब लोगों के साथ मैं भी वहां गई। जब उनके यहाँ बारात आई तो 3 दूल्हे थे। मैं फिर सोचने लगी, तो उनके यहाँ तो सिर्फ एक ही लड़की की शादी है, तो फिर 3 दूल्हे कैसे हैं। खैर उनकी शादी के बाद मैं घर पर आई। जब माँ को सारा काम करके खाली बैठे देखा तो मैंने माँ से पूछ लिया कि आखिर ये क्या है, एक लड़की के इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटी, हमारे समाज की एक प्रथा है जिसमें जहाँ लड़की का रिश्ता तय किया जाता है वहाँ जितने भी भाई होते हैं उन सब से शादी होती है। मैंने माँ से पूछा कि इतने सारे लड़कों को एक अकेली लड़की कैसे संभाल पाती है। तभी माँ ने कहा कि बेटा, अब जैसे भी हो यह सब तो करना ही पड़ता है। यह लड़की की किस्मत पर निर्भर करता है कि उसके ससुराल में ज़्यादा भाई ना हो। मेरी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं वहाँ से उठकर चली गई। कुछ समय बाद जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे घर पर मेरी शादी करने की बात चलने लगी। भाई और पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी करवाने के लिए, क्योंकि मेरा दिल इसलिए घबरा रहा था कि पता नहीं कितने लड़कों से मेरी शादी होगी और उसके बाद मैं उन सबको कैसे संभालूंगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली थी। आखिर होना तो वही था जो घर के बड़े चाहते थे। खैर दूसरे दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी, तभी मेरे सबसे बड़े भैया आए और कहने लगी कि मीनाक्षी का रिश्ता तय कर दिया गया है। बहुत अच्छा खानदान है और ज़मीन भी अच्छी खासी है। लड़के 5 भाई हैं। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। 5 लड़कों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी, बस यही सोच मुझे खाए जा रही थी। मैंने बार बार इस समाज को पूछ रही थी कि आखिर ये प्रथा किसने और क्यों बनाई है। हम लड़कियों को ख्याल जरा भी नहीं है। मैंने कई बार मना किया कि किसी भी तरह से शादी न हो, लेकिन शायद किस्मत में यही लिखा हुआ था। मैंने अपनी माँ और भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें अब इसे स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी कि मैं और तुम्हारी भाभी भी तो यह सब झेल रहे हैं। शुरू तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन बाद में तुम अपने आप सहन करना सीख जाओगी। मैं दुखी मन से वहाँ से चली आई। अब जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मैं गहरी चिंता में डूबी जा रही थी। आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन का हर लड़की को इंतज़ार रहता है, लेकिन मैं इस दिन को नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही किसी एक का ही सपना देखा था, न कि 5 का। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई तैयार हो रहा था तो कोई बारात की तैयारियां में लगी थी। मुझे भी तैयार किया गया। रंग गोरा होने की वजह से मैं सबसे सुंदर थी। दुल्हन के जोड़े में और भी सुंदर दिख रही थी, लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं दिख रही थी। मुझे सिर्फ यह चिंता सताए जा रही थी कि आखिर कैसे होगा। तब फिर मेरी इसी सोच में डूबी थी कि अचानक कुछ लड़कियों के शोर से बाहर निकल गई। वे कह रही थी बारात आ गई है।
तभी बैंड बाजा के साथ बारात ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। खाना पीना करने के बाद मुझे मंडप पर ले जाया गया। वहाँ 5 दूल्हे बैठे थे। मेरा कलेजा धक धक कर रहा था, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। तभी इन 5 ने बड़ी बड़ी मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ मेरे गले में पहनाया। फिर फेरों के लिए इन 5 के साथ मेरा पल्लू बांधा और फेरे लगवाए। फिर हम 6 की शादी संपन्न हुई। मुझे अपने कमरे में ले जाया गया, जहाँ कुछ महिलाओं के साथ मेरी भाभी और माँ थी। उन्होंने मुझे कहा, देखो बेटा, अब से उन 5 के साथ ही तुम्हारा संसार है। तुम कभी भी उन लोगों को निराश मत करना, न ही कभी उनकी सेवा में कोई कमी रखना। हम सब की हमेशा लाज रखना। उनकी यह सब बातें मुझे अंदर से झकझोर कर रही थी। मैं क्या कर सकती थी? मैं अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस प्रथा की जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाह कर भी अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। खैर, विदाई का समय हो चुका था। सब लोगों से मिलकर मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुंचते ही सब लोगों ने रस्में पूरी की और मुझे खाना खिलाया गया। इतनी सुंदर बहू पाकर मेरे सास ससुर बहुत खुश थे। जो लोग भी आए हुए थे, सब लोग मेरे ही प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन इन लोगों की तारीफों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा था जो मेरी चिंता दूर कर दे। अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजा और इत्र की खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे घूंघट निकलवा कर वहाँ बैठा दिया गया। फिर कुछ देर बाद मेरे सबसे बड़े पति आए। उन्होंने मेरे साथ सुहाग रात मनाई और चले गए। मैं दर्द से कराह रही थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को संभाला और अपने कपड़े सही किया और फिर से सेज पर बैठ गई। फिर मेरा दूसरा पति कमरे में आया और उसने भी मेरे साथ सुहाग रात मनाई। ऐसे करते करते मेरे 5 पतियों ने मेरे साथ सुहाग रात मनाई। सुबह फिर मुझे घर के काम में लगा दिया गया। रात भर का दर्द मुझे काम करने में अड़चन पैदा कर रहा था, लेकिन मैं आखिर कर भी क्या सकती थी। ऐसे रोज रोज होता रहा। रात भर एक मशीन की तरह वह लोग मेरे जिस्म को नोच रहे थे और दिन में घर का काम मेरी हालत ख़राब कर देता। फिर एक दिन मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए मेरे पीहर ले जाया गया। वहाँ जाकर मैं सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा महसूस करने लगी, लेकिन मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे भाइयों से इस बारे में बात करूँगी। अभी मेरा वापस जाने का समय हो गया और मैं अपने ससुराल चली आई। उधर मेरी भाभी ने मेरे भाइयों के बात करके मेरी सास को बोला कि हमारी मीनाक्षी बहुत कमज़ोर है। वह एक साथ 5 लोगों के साथ संबंध बनाने में अधिक सक्षम नहीं है, तो आप थोड़ा दया करो उस पर। फिर मेरी सास ने मेरी 5 पतियों के दिन बांध दिए कि एक पति एक ही रात में मेरे साथ रह सकता है, और इस तरह हर पति को हफ्ते में एक बार मेरे साथ आने की बारी आती है। अब मैं कुछ ठीक होने लगी थी, क्योंकि अब रोज़ाना सिर्फ एक ही पति मुझसे संबंध बनाता था, लेकिन मेरे सबसे छोटे पति बाकी सबसे अलग थे। वह मुझे समझते थे, मेरे मूड का भी ध्यान रखते थे और मेरी हर तकलीफ़ को समझते थे। अब कभी मेरी तबीयत ठीक न होती तो मेरा ख्याल रखते थे। मैं भी उनसे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वही थे जो मुझे अपनी मानते थे। अब धीरे धीरे हम दोनों सपने देखने लगे थे। मेरे सबसे छोटे पति को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि उनके बड़े भाई मुझे छुएं, लेकिन उनकी और मेरी एक न चलती थी। आखिर उनकी भी पत्नी थी मैं। एक दिन मेरे सबसे बड़े पति ने मुझे कहा कि तुम रमेश यानी कि मेरे सबसे छोटे पति को इतना प्यार क्यों देती हो? आखिर हम भी तो तुम्हारे ही पति हैं, हमें तो तुम इस तरह से प्यार नहीं करती। मैं उन्हें कुछ नहीं बोल पाई। फिर उन्होंने गुस्से से मुझे पीटना शुरू कर दिया और बहुत दर्द भरा संबंध बनाए, लेकिन उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं की। इसी तरह से उनकी तरह मेरे बाकी पतियों को भी मेरा रमेश के साथ प्यार बिल्कुल भी नहीं भाता। वह भी मुझे मार पीट का शिकार बनाने लगते। रमेश को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह बेचारे क्या करते। एक दिन मेरे मायके से संदेश आया कि मेरा भतीजा हुआ है, मुझे वहाँ बुलाया गया है। ससुर ने मुझसे कहा, कल तुम अपने मायके चली जाना, तुम्हें रमेश छोड़ आएगा
और 2 दिन बाद वापस आएगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि कम से कम 2 दिन तो मैं इस दर्द से छुटकारा पाऊंगी। इस रात रमेश की बारी थी। मेरे कमरे में आने के बाद रात होते ही रमेश मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर कपड़े उतारने लगी, तभी रमेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आराम से बैठाया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी रमेश कहने लगा कि देखो मीनाक्षी, मुझे तुम्हारी यह तकलीफ़ देखी नहीं जाती है, और ऊपर से तुम्हें कोई और छुए मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। तभी मैंने कहा कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी हमेशा से एक पति का ही सपना देखा है, और इस समाज की प्रथा ने मुझे अपने सपने से अलग कर दिया। तभी रमेश ने मुझे कहा कि हम अब ऐसे नहीं रहेंगे। कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और वापस आकर घर से पैसे और गहने चुरा लूँगा। फिर 2 दिन बाद जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो हम लोग वहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, अपनी अलग दुनिया में, इन सब से दूर। इन बातों से मुझे बहुत सुकून मिला। अब मुझे एक उम्मीद जगी, शायद अब मुझे ऐसे अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे। दूसरे दिन मैं अपने कपड़े डालकर पीहर के लिए रमेश के साथ निकल पड़ी। तभी रमेश के किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया तो रमेश को वहां जाना पड़ा। तभी रमेश ने मुझे मेरे पीहर जाने वाली बस पर बैठा दिया और खुद अपने दोस्त के पास चले गए। सभी प्लान के मुताबिक ठीक हो रहा था। शाम का समय हुआ। मेरे ससुर के पास मेरे पिताजी का कॉल आया तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ जी, आपने आज मीनाक्षी को भेजा क्यों नहीं? तभी मेरे ससुर जी ने कहा कि यह क्या बात कर रहे हो, मीनाक्षी को तो सुबह ही बस में बैठा दिया था। फिर रमेश के आने के बाद मेरे ससुर ने रमेश से कहा कि मीनाक्षी अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है, क्या तुमने उसे सही से बस में नहीं बैठाया था क्या? तभी रमेश ने कहा कि नहीं, मैं तो उसे अच्छी तरह बैठा कर आया था। तभी रमेश भी बहुत घबरा गए कि आखिर मीनाक्षी गई तो गई कहाँ। मेरे मायके वाले भी आ गए थे। दूसरे दिन हो गया था, लेकिन अभी तक मेरे बारे में कोई खबर नहीं आई थी। सबसे ज़्यादा रमेश दुखी थे कि आखिर मैं कहाँ गई। 2 दिन बाद वह मेरे साथ अपनी दुनिया बसाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यह घटना हो गई थी। मेरी कोई खबर न लगने पर सब लोगों ने पुलिस को खबर करने की सोची और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस अपनी छानबीन में लग गई। तभी मीनाक्षी की लाश उन्हें सड़क के दूसरे किनारे पर मिली, जो पत्थर से वार किया हुआ था, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी कुचली हुई थी। सब लोगों ने मीनाक्षी की बॉडी उसके कपड़ों और हाथ पर बने टैटू से पहचान ली और अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब सवाल था कि आखिर मीनाक्षी को मारा किसने? जब मीनाक्षी गई थी तो उसके गले में कई तरह के गहने डाले हुए थे, जो लाश पर नहीं मिले। सब लोगों ने इसे लूट का इरादा समझ लिया। कुछ दिन तो पुलिस ने छानबीन की, लेकिन अपराधी नहीं मिला। फिर बाद में इस घटना को भुला दिया गया। सब लोग भी भूल चुके, लेकिन मीनाक्षी को भूलना रमेश के लिए मुश्किल था। वह मीनाक्षी की याद में दिन रात रोता रहता। एक रात रमेश अपने कमरे में सो रहा था, तभी कुछ खटखटाने की आवाज़ सुनी। रमेश ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और घर की तीसरी तरफ गया, जहाँ पर से आवाज़ आ रही थी। फिर उसने देखा कि मीनाक्षी के ससुर जमीन को खोदकर कुछ निकाल रहे थे। फिर उन्होंने जमीन से एक लाल रंग की पोटली निकाली और उसमें से कुछ गहने निकाले। मैं देखकर चकरा गया जब मैंने देखा कि वह वही गहने थे जो उस दिन मीनाक्षी पहनकर घर से गई थी। रमेश को सारा माजरा समझ में आ गया था, लेकिन वह यह सोचकर दुखी भी हो रहा था कि उसके पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। रमेश ने दूसरे दिन पुलिस को बुलवाया और सारी बातें बता डाली। मीनाक्षी के ससुर रमेश को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस के खौफ से उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने कहा कि मैं रमेश और मीनाक्षी की सारी बातें सुन ली थी कि यह लोग 2 दिन बाद भाग जाएंगे, तो मेरे बाकी के बेटों का क्या होगा और हमारी बिरादरी में क्या इज्जत रहेगी। इसी डर से मीनाक्षी का पीछा करने लगा और कुछ मेरे गुंडे आदमियों की मदद से मीनाक्षी को मरवा दिया, ताकि वह रमेश के साथ भाग न पाए। और मैं गहने निकाल लिए ताकि लोगों को लूटपाट का मामला लगे और हमारे गहने भी बच जाएं। पुलिस ससुर को गिरफ्तार कर चुकी थी
रमेश की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। यह कैसी प्रथा है जिसकी वजह से लड़कियों को इतनी तकलीफ से झेलनी पड़ती है, और अगर वह खुलकर जीना चाहे तो भी उन्हें जान से मार दिया जाता है। वह अब अपनी पूरी ज़िंदगी मीनाक्षी के यादों में समर्पित कर चुका था। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।